आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। आज की इस प्रेस वार्ता में यहाँ उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमान अर्जुन जी मीणा साहब, हमारे अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र जी, प्रभारी बंशीलाल जी और प्रदेश के प्रवक्ता पैनल में श्रीमान विकास बारेड जी, मैं सर्वप्रथम आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की इस प्रेस में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मित्रों, चुनाव का दौर चल रहा है। चुनाव के इस दौर में सरकार कटघरे में है और जनता की जहन में सैकड़ों सवाल उछल रहे हैं। लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही बनती है और प्रतिपक्ष का जिम्मेदारी है कि सरकार से सवाल जवाब करके यह सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी थी इसका एहसास कराए, और यदि सरकार ने गलती की है तो आम जन वोट के माध्यम से उस पर फैसला दे। इस कड़ी में आपके माध्यम से कुछ सवाल प्रतिपक्ष पार्टी के नाते हम आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं। इस पूरे चुनाव का सबसे ज्वलंत मुद्दा है पेपर लीक। 70 लाख छात्रों के साथ विश्वासघात हुआ है। गरीब, किसान, दलित, आदिवासी परिवारों के बच्चों ने परीक्षा की तैयारी के लिए कर्जा लेकर तैयारी की थी। उनके अरमानों पर पानी फिरा है। आज ये सरकार पेपर लीक के मसले में चुप क्यों? इसी पेपर लीक का मास्टरमाइंड सुरेश ढाका अब तक फरार क्यों है? आज की सरकार की एसओजी और एसीबी उसे पकड़ क्यों नहीं पा रही? क्या उसको नहीं पकड़ने का हिडन एजेंडा तो इस सरकार का नहीं है? जनता के जहन में सवाल। परीक्षाओं को पास करवाने के नाम पर आप ही के पार्टी के नेता ने, जो मुख्यमंत्री जी का करीबी है, गोपाल केसावत, 18 लाख रुपए की साथ पकड़ा गया। जिस अधिकारी ने उसे पकड़ा उसका आपने तुरंत तबादला कर, और जो इस केस का अनुसंधान अधिकारी था आपने उसको भी हटा दिया। और यह केस जिस अधिकारी को दिया गया उस अधिकारी ने चालान में से भ्रष्टाचार की धारा निकाली। यहां तक कि न्यायालय ने एसीबी की जांच पर गंभीर टिप्पणी की। यह छल आपने राजस्थान के युवाओं के साथ क्यों किया? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली को आपने पेपर लीक के मामले में बर्खास्त किया। फिर आप ही की एसओजी ने उसे क्लीन चिट दे दी। यह सब किस सौदेबाजी के तहत किया गया? राजीव गांधी स्टडी सर्किल लोगों के जहन में है कि संस्था पर इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही, इस एनजीओ को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही, जिसकी भूमिका पेपर लीक में सामने आई, इनके खिलाफ जांच आपने क्यों बंद कर दी? क्या अशोक गहलोत और इस कांग्रेस की सरकार के पास इस बात का कोई जवाब है? एक ही कस्बे के 100 सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हो, क्या उस कस्बे के अतिरिक्त राजस्थान के हजारों कस्बों में कोई योग्य चयनकर्ता नहीं मिला?
क्या इस सरकार की ये बात सच नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार के सदस्यों को इंटरव्यू में आरएएस के टॉपर से भी ज्यादा नंबर है? आखिर ये चमत्कार मतदाता को हजम नहीं हो रहा है। शिक्षक दिवस के एक सम्मेलन में इसमें स्वयं गोविंद सिंह डोटासरा उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने पूछा कि शिक्षकों को आपसे ट्रांसफर के पैसे तो नहीं देने पड़ते? तो सब शिक्षकों ने एक स्वर में कहा कि हाँ, लिए जाते हैं। और जब दोबारा पूछा कि शायद इनके समझ में नहीं आई हो, तो उन्होंने स्पष्ट गोविंद सिंह डोटासरा को एक्सपोज करते हुए कहा कि लिए जाते हैं। अब इस तथ्य को आप कब तक छिपा पाओगे? आज राजस्थान के इन 70 लाख युवाओं को न्याय दिलाने के लिए आपकी एसओजी के फेल होने के बाद ईडी एक्शन में है। तो आखिर कौन सी मजबूरी थी कि आपकी एजेंसी इसमें काम नहीं कर पाई? अब जब ईडी इन नकबजनों के छापा डालकर करोड़ों रुपए की नकदी और सोना बरामद कर रही है और इन ईडी के ने इन पेपर माफियाओं की करोड़ों रुपए की संपत्ति को अटैच किया है, यह काम आपकी जांच एजेंसी किस दबाव में नहीं कर पाई? बाबूलाल कटारा को आपने आरपीएससी का चेयरमैन मेंबर बनाया। क्या वास्तव में 1.5 लाख रुपया रिश्वत लेकर, 1.5 करोड़ रुपया रिश्वत लेकर आपने उसकी नियुक्ति की? क्योंकि ऐसी बातें भी जनता को सुनने को मिल रही है। कटारा ने आपकी नाक के नीचे पेपर लीक किए, तब आपकी जांच एजेंसी, गुप्त एजेंसी से आपको खबर क्यों नहीं लगी? और हालात ये है कि पेपर लीक के तमाम प्रकरण में युवाओं ने ही पुलिस को जानकारी दी कि पेपर लीक हो रहा है। आपकी एजेंसियां ऐसा क्यों नहीं कर पाई? आप ही की सरकार में एसीबी के डीजी रहे बहुत ही प्रख्यात आईपीएस बीएल सोनी साहब ने कहा कि आप बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डालने देते। क्या इन सब बातों से इसका खुलासा नहीं होता? राजस्थान जानना चाहता है कि जिन बड़ी मछलियों को आप बचाना चाहते थे, आज ईडी उन बड़ी मछलियों की तरफ बढ़ रही है, तो आप परेशान क्यों हैं? अगर आज ईडी सबूत जुटाकर मुख्य अभियुक्तों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, अब आप विरोध क्यों कर रहे हैं? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि अभियुक्त आपके आसपास ही है और उसकी आंच आप तक भी आने की आहट आपको सुनाई दे रही? राजस्थान जानना चाहता है कि 19 पेपर लीक हुए और जब ईडी सक्रिय हुई तो आपने उसकी तुलना कुत्ते से करके, बहुत ही आपत्तिजनक बात है, कुत्ते से करके लाखों युवाओं के जले पर नमक छिड़कने का अपराध क्यों कर रहे हैं? इसी तरह हर घर जल नल से जल प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के तहत राजस्थान को भेजे गए 38,000 करोड़ रुपए
में भी आपकी सरकार ने महाभ्रष्टाचार किया और अधिकांश पैसा आज भी अनयूटिलाइज्ड पड़ा है और आमजन उस योजना से लाभान्वित क्यों नहीं। आप तो इन सब भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश करते रहे और जब ईडी की कार्यवाही में सोना और नकदी उगलने लगे, हर गलती कीमत मांगती है अशोक जी। ईमानदारी का, फकीरी का ढोल पीट पीट कर आप जिस तरह से नोटंकी करते हैं गांधीवादी छवि बनाने की, गहलोत जी बताएं कि आप जिस विभाग के स्वयं मुखिया हैं उसकी अलमारी से 2.31 करोड़ रुपए नगद और 1 किलो सोना मिल गया, पर एक छोटे से कर्मचारी पर आपने कार्रवाई करके इसकी इतिश्री कर दी। आखिर आप क्या पाप छिपाना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी और राज्य सरकार की के मुखिया अशोक गहलोत से जनता जानना चाहती है कि आज ईडी की कार्यवाही पर इनके पेट में गैस क्यों बन रही है और आज यह सरकार बेनकाब होकर महाभ्रष्ट सरकार के रूप में जनता की अदालत में अपराधी के रूप में खड़ी है। मैं आप सब मीडिया कर्मी बंधुओं से सम्मानपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, जनता की जहन में जो सुलगते हुए सवाल हैं आपके माध्यम से आम जन और आम मतदाता तक जाएं और सरकार विवश हो इन सब बातों का जवाब दे, संदेहों का निराकरण करे। अन्यथा आम जन अपना फैसला देने को अधिकृत है। 3 दिसंबर को उसका फैसला, अवाम का फैसला कांग्रेस को मिल जाएगा। मुझे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी एक मुद्दे पर बात करनी थी। मैंने अपनी बात कही। माननीय सांसद महोदय हमारे बीच हैं, आप इससे संबंधित या अन्य कोई भी बात पूछना चाहें आप सादर आमंत्रित हैं। पेपर लीक मामले में जो दिनेश खोड़निया जी को के इधर जो छापा पड़ा था उसके बाद में कोई कार्रवाई सामने आई नहीं अभी तक उसकी। उनका कहना है कि ये जो कार्रवाई की जा रही है वो राजनीति से प्रेरित है। सर, आज तक किस चोर और अपराधी ने कहा कि मैंने हत्या करी, मैंने चोरी की? ईडी जैसी स्वयं सम्मानित संस्था आम लोगों की निगाह में जिसकी प्रतिष्ठा बिना सबूत के कहीं आती नहीं। आ गई तो ये संपत्ति सोना क्यों मिल रहा है और संपत्ति अटैच क्यों हो रही? इसलिए हर जेब कट्टा जेब काटने के बाद भागता और चिल्लाता है कि वो जेब काट के भाग रहा है। सरकार की स्थिति ऐसी विचित्र है। टिकट वितरण के बाद लगातार असंतोष बढ़ता जा रहा है, उसको आप कैसे सोचते हैं? देखिए मित्रों, 6 महीने पहले कांग्रेस ने डींगे हाँकी कि हम 4 महीने पहले उम्मीदवार की घोषणा कर दें। वो टुकड़े टुकड़ों में डरती डरती सहमी सहमी अपनी लिस्टें जारी कर रही। हमने 2 लिस्ट जारी करी और दोनों लिस्टों के 124 प्रत्याशी जारी हुए। मैं आपके माध्यम से इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं, 110-12 जगह कोई विरोध, कोई असंतोष नहीं है। 10% सीटों पर जो कार्यकर्ता टिकट मांग रहे थे उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी है और यहाँ हर विधानसभा में
15, 20, 25 ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने आवेदन किया है। उनमें से 8-10 योग्य भी हैं, पर नेतृत्व को टिकट एक को ही देना होता है। इसलिए जिनको टिकट नहीं मिला वो अयोग्य हैं ऐसा नहीं है, उनमें भी योग्यता है, पोटेंशियल है। हम उनकी योग्यता का और कहीं उपयोग करेंगे। और रही बात असंतोष की, तो हमारा कार्यकर्ता एक वैचारिक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य राजनीतिक दल नहीं है, ये राष्ट्रवाद का वैचारिक अनुष्ठान है। इसलिए सारे कार्यकर्ता बहुत अनुशासित भी हैं, अपनी बात कहने के बाद नेतृत्व की बात को समझते भी हैं। और इसलिए मेरा प्रबल विश्वास है, क्योंकि इस मेवाड़ की 28 विधानसभा की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम तमाम कार्यकर्ताओं को समझाकर एक मुखी करके इस राजस्थान में महाभ्रष्ट सरकार को हटाकर सुशासन कायम करने के लिए सबकी भूमिका को सुनिश्चित कर लें। अग्रवाल साहब, एक बात बताएं, आप मेवाड़ की बात कर रहे हैं, राजसमंद में दीप्ति के खिलाफ आक्रोश है कि 350 कार्यकर्ताओं ने रिजाइन किया। चित्तौड़ के अंदर वही हालत है, नरपत जी को जयपुर से आप लाकर दे रहे हैं। उदयपुर के अंदर आपके जो लोकल है पारस जी, वो एक रैली निकाल चुके हैं और 30 तारीख को डिसाइड करेंगे। क्यों नहीं आप आक्रोश दबा सके? मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, हमने उदयपुर संभाग में 22 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान किया है। 19 सीट बहुत ही स्मूथली काम कर रही है। 3 सीट जो आपने रेखांकित की है, मेरी कल ही बात हुई और जिसके लिए आप कहना चाहते हैं पारस जी से ही बात की। उन्होंने मुझे कहा, भाई साहब आप निश्चिंत रहिए, मैं पार्टी के हक में, पार्टी के हित में एक विनम्र अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। मेरा रोष था, मैंने अभिव्यक्त किया है और अब मेरे मन में कोई बात नहीं है। इसी प्रकार मैं कल राजसमंद भी था, पूरा दिन मैंने कार्यकर्ताओं से निजी संपर्क किया है और उन सबको निवेदन किया है कि पार्टी की यशस्वी परंपरा के अनुसार अब आपको पार्टी के घोषित प्रत्याशी के पक्ष में काम करना चाहिए और मोटा मोटी उनकी सहमति बनी। चित्तौड़ का इशू जहां पर है, निश्चित रूप से वहां पर कुछ बात है, लेकिन हमारे जो वर्तमान विधायक चंद्रभान सिंह जी आज्ञा है, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता भी हैं। मैं आज फिर विश्वास व्यक्त कर रहा हूं, हम इन सब कार्यकर्ताओं को मनाकर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में काम पर लगा देंगे। आप भी निश्चिंत रहें और हम भी पूरा प्रयास। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष विकास चौधरी ने बोला कि ईडी अगर मुझे सजा भी दे दी तो भी मैं जेल से चुनाव जीत। देखिए, पहली बात तो उनको आशंका क्योंकि मैं जेल चला जाऊंगा, कुछ मिलेगा तो जाएंगे ना, इसका अर्थ उनके पास कुछ है, वो आशंकित इसलिए है। जीतना हारना तो ये जनता का अधिकार है, ये लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, नेता का अहंकार नहीं है। इसलिए मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अधिक अहंकार की भाषा में प्रयोग नहीं करें, अपनी विनम्र अपील जनता से करें, जनता को फैसला लेना। टिकट वितरण के मामले में कुछ कहना चाहेंगे क्या? गोगुंदा में जिनको दिया प्रताप मील पर, जिन पर दुष्कर्म के आरोप लगे हुए हैं, तलुम्बर में अमृत मीणा जी को जेल जा चुके हैं, ऐसे लोगों को टिकट या तो कोई उनका कोई विकल्प नहीं मिला या कोई मजबूरी का पार्टी की या ऐसा कुछ रहा हो? मेरे मित्र, ये खुशी की बात है कि आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन एक बार जनता की अदालत में आकर खड़े हो, मैंने बोला ना, जनता को अधिकार है सवाल उठाने का, इसलिए हम भी उठा रहे। फैसला करने का काम है न्यायपालिका। तमाम बातें लगी होंगी, किसी पे कोई आरोप प्रूव नहीं है, कोई सजा याफ्ता नहीं है, पार्टी किसी भी असामाजिक गतिविधि में लिप्त और घोषित अपराधी को टिकट देने के पक्ष में नहीं है। आरोप लगते हैं और आरोपी सिद्ध होंगे तो पार्टी कार्रवाई करेगी।
अग्रवाल साहब, कल मैंने इंटरव्यू किया था के गुप्ता का, आप भी अग्रवाल हैं, उन्होंने कहा कि पहले समाज में अग्रवाल और गुप्ताओं को बहुत ज़्यादा टिकट मिलते थे, अब बिल्कुल अछूत बना दिया अग्रवाल को, 1% से भी कम, एक सीट मिली है सिर्फ। ऐसा अग्रवाल, उन्होंने सवाल जिस नेतृत्व से किया वो उसका जवाब दे। अग्रवाल तो आप भी हैं सर, आपको नहीं लग रहा कि नहीं, अग्रवाल मैं को गुप्ता- नेतृत्व में नहीं हूँ। एक मेरा ये प्रश्न है साहब कि अभी तक शायद 2 ही 3 ही जिलों में कोई भी ब्राह्मण कैंडिडेट एमएलए का नहीं दिया गया है, और ऐसा आ रहा है तो पार्टी उसमें क्या विचार कर रही है, क्योंकि जैसे कांग्रेस टिकट देगी क्या इस बार कोई विधानसभा? देखिए मित्रों, थोड़ी अपनी सूचनाओं को ठीक करें। भीलवाड़ा मेवाड़ का हिस्सा है और अब तो आपके संभाग का हिस्सा है, मैं वहीं से आता हूँ। हमने 2 ब्राह्मण उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, और भी विचार कर रही पार्टी, हो सकता है एक आध उम्मीदवार को और अवसर मिले, लेकिन किसी समाज की अवहेलना करना, इसकी कल्पना भी कोई राजनीतिक दल कर नहीं सकता, और इस विषय में पार्टी पूरी साफ बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे भाई, कार्यालय का उद्घाटन करना उनका अधिकार है, कोई बागी भी लड़ना चाहता है तो उसका अधिकार है। हमारा काम उनको मनाकर पार्टी की मुख्य धारा में लाने का, और पूरे प्रदेश में एक भी बागी नहीं रहे, इसके लिए हमारी डैमेज कंट्रोल की टीम बहुत सक्रियता से जुटी हुई है, और मुझे अभी भी उम्मीद है कि एक भी बागी मैदान में नहीं मिलेगा भाजपा। टिकट बदलेंगे क्या? ज्यादा प्रेशर हो सकता है। टिकट देना और टिकट बदलना ये संसदीय बोर्ड का, केंद्रीय चुनाव समिति का काम है, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष ही होते हैं। इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरा सवाल है साहब कि आप चुनाव जीतने का दावा करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी से बागी पार्षद लड़ा, वो कल पार्टी में आना चाहता था, अपनी पार्टी को समर्थकों के साथ ज्वाइन करना चाहता था, तो नहीं लिया फिर जिलाध्यक्ष जी भी वहाँ मौके पे थे, सिर्फ इस बात को लेकर कि वो जिस वार्ड में रहता है वो शहर में आता है, और ग्रामीण विधायक लड़े हुए थे कि नहीं वो खुद आएगा, क्योंकि 200 से 300 समर्थकों के साथ आया था आपको। आपने विषय मेरे संज्ञान में लाया है, मैं आज इसको देख लूंगा। पार्टी के हित में फैसला किया जाएगा, किसी की राजी बेराजी नाराजगी से कोई फैसला प्रभावित नहीं होगा। विनर के लिए क्या करेंगे? भारत जी के बारे में आप गारंटी देते हैं कि बागी नहीं? गारंटी तो भैया मेरी भी नहीं कि 1 मिनट बाद मैं कहाँ रहूंगा। नहीं, जिस हिसाब से आपकी बात हुई है, आपने जो कहा कि मेरी मैं बात हुई पूर्ण है, आश्वस्त हूँ, आशान्वित हूँ कि वो बागी चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे तो बेदरकार तो कर सकते हैं, संशय के साथ, संशय नहीं लड़ेंगे, कोई संशय नहीं, मैंने बोला मैं आश्वस्त हूँ। सर 2 दिन पहले आपके आईटी सेल के साइड में गारंटी कहा था कि गारंटी है हमारे ठीक है, इनका भी आत्मविश्वास मुझसे प्रबल है, मैं इनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरी भाषा का अर्थ भी वही है जो इनका था। सर, रणधीर सिंह बिंडर को लेकर के बार बार ये खबर चली कि भारतीय जनता पार्टी से बात चल रही है, और वो भी अपने तैयारी में अगर कोई जवाब आया कि क्या चल रहा है, कि चल है कोई बातचीत होगी? ये विषय मेरे संज्ञान में आया नहीं, उदयलाल डांगी मैं आज जानकारी प्राप्त करता हूँ। सर, उदयलाल डांगी क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आश्वस्त है बीजेपी उनको पार्टी में ले रही है। होना भी चाहिए, जब तक टिकट नहीं मिले उम्मीदवार को आश्वस्त रहना ही चाहिए। नाम ही उसका उम्मीदवार, उसको उम्मीद है टिकट की भी जीतने की। आप दावा कर रहे हैं भाई साहब कि कोई बागी नहीं लड़ेगा, जरूर संवाद से बागी नहीं लड़ेगा, खुल के लेकिन भीतर तो करेगा, उसको कैसे करें? थोड़ी चिंता हमको करने दो मित्रों, हम करेंगे, आप चिंता मत। सर, उदयपुर से टिकट ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो सर्वे में कहीं नहीं था, पिछले 5 साल 10 साल से कहीं नजर नहीं आया। पूरे शहर में आप किसी से भी पूछेंगे, वो कहेंगे हमने शहर में उनको कभी नहीं देखा, ये हम जो ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं उसकी रिपोर्ट है। तो जब सर्वे रिपोर्ट हुई उसमें भी नाम नहीं था, जो नाम थे उनको एकदम हटा के 2 दिन में ही ऐसा कुछ गेम हो गया कि अचानक उनका नाम आ गया। मैं इस बात से सहमत हूँ कि 4-5 योग्य व्यक्ति और हकदार थे, लेकिन ताराचंद जी के कंट्रीब्यूशन को, पार्टी के प्रति उनके समर्पण को, उनकी सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सर चुनाव जनता के बीच पिछली आधी सदी से वो पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, और इन 8-10 वर्षों में उन्होंने 10 से 12 जिलों में पार्टी द्वारा प्रदत्त जिम्मेदारी का निर्वहन किया है।
आज मैं पार्टी की जिम्मेदारी के कारण भीलवाड़ा में नहीं, इसके कारण मुझे भीलवाड़ा से बेदखल कर दिया जाना चाहिए। मेहरबानी करके इतना अन्याय की बात न सुनो। सर उन्होंने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, तो जो शहर जिलाध्यक्ष आपके साथ बैठे हैं, क्या इन्होंने ठीक से काम मैंने किया? बोला है उनके अतिरिक्त 5, 6, 7 लोग और योग्य हैं, लेकिन टिकट एक को मिलता है, जिसके नसीब में था उसको मिला है। और ये अध्यक्ष जी यहीं बैठे हैं, हम सब मिलकर प्रचंड बहुमत से उनको जीता। सर ब्राह्मण समाज तो नाराज है इसका ये बात। अरे भाई 2 टिकट दे दिए, और भी संभावना है, मना कैसे कर सकते हैं। मेवाड़ क्षेत्र की बात है और वो क्षेत्र और संभाग की भी बात है, केवल मेवाड़ की नहीं। एक सवाल हो रहा है साहब, कई सारे फर्स्ट लिस्ट में तो कई सारे सांसदों को टिकट दिया गया, और ये अभी सांसद हमारे उदयपुर मेवाड़ से कोई सांसद को टिकट शायद नहीं मिला। पहली लिस्ट में आपने बारीकी से, क्योंकि आप तो फौजी पत्रकार हैं, मीडिया कर्मी हैं, बहुत बड़ा अनुभव है, आपने देखा होगा संसद में 43 विधानसभाएं वो थी जो पार्टी की C और D ग्रेड में हमारी निगाह में थी, जहाँ हम कम जीतते हैं, मुश्किल से जीतते हैं, कभी कभी जीतते, वहां पर हमने हमारे ज्यादा सक्षम योद्धाओं को उतारा है। सेकंड लिस्ट में पार्टी की B ग्रेड, A ग्रेड सीटों पर फैसला हुआ, वहां ऑलरेडी हमारे जनप्रतिनिधियों को तवज्जो दी। सारे मुख्यमंत्री आ गए। C ग्रेड का मतलब होता है इस मोर्चे पर लड़ाई कठिन है तो सबसे मजबूत कमांडर को वहां भेजेंगे ना। मतलब ऐसा माना जाए कि सब मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। ऐसा नहीं, जो अच्छे मजबूत सक्षम कद्दावर लोग थे उनको हमने कमजोर मोर्चों पर जीतने के लिए भेजा। अब 124 सीटों वाली में को कौन सी ग्रेड दी है? फैसला हो जाएगा। 124 सीटों में से आप बता रहे हैं कि 10% कहीं पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये गड़बड़ नहीं हो सकती है, 10 जगह असंतोष है, 90% नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार, आज ही की एक रिपोर्ट के अनुसार 124 में से 68 सीटों पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंदर ही अंदर खाने भीतर का असंतोष ये चल रहा है, और 35 सीटों पर खुली बगावत है सामने। मेरे भाई, घर में पार्टी में जाते समय शर्ट लाल पहने पीली पहने, इस पर भी मतभेद होता है। सब्जी ये बन गई तो बच्चा रूठ जाता है, ये तो टिकट है भाई। MLA MP बनने के अवसर से अगर कोई आदमी किसी भी कारण से वंचित होता तो रोष आना स्वाभाविक है, नहीं उसको मना लेंगे, रोज मनाते आए। 50 बरस से मैं भी ये काम कर रहा हूँ और मेरा अनुभव है कि आपकी सब आशंकाओं के विरुद्ध पार्टी एक मुखी होकर काम करे। घर की बात तो घर में नहीं चाहिए, सड़क पर कपड़े क्यों बाहर रहे? दावेदार तो ये भी थे, लेकिन ये में तो रोज नहीं है। RSC में ऐसा क्या? हर आदमी की टॉलरेंस पावर अलग है। हर आदमी की टॉलरेंस पावर अलग है। अच्छा, वो शॉर्ट टेम्पर नहीं, हर आदमी की टॉलरेंस पावर अलग है। आप उसको इंटरप्रिटेशन जैसे चाहे वैसे करें, क्योंकि कमजोर उत्तर देने वालों में से नहीं, लेकिन हर आदमी का मादा और सहन करने की शक्ति कम ज्यादा होती है। सर 30 तारीख से भगवान श्री राम जैसे व्यक्ति भी, मर्यादा पुरुषोत्तम भी, एक समय आकर ऐसा कहने को विवश हो जाते हैं, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय भी न हो। तो हर आदमी की सीमा होती है, लेकिन उसे हम मना लेंगे, मना लिया है नहीं बने, हम सब प्रयास। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जो अभी बात करी कि पेपर लीक का जो मामला आपने उठाया है, तो क्या भाजपा ये गारंटी देती है कि राजस्थान में अगर सरकार बनती है तो कोई पेपर लीक का या जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में कोई ऐसा अन्याय नहीं होगा? देखिए मैडम, मैं आपको कुछ बातें अंडरलाइन करना चाहता हूँ। मोदी साहब आए थे सामरिया, अभी उस सभा का प्रभारी नहीं था। उन्होंने वहां स्पष्ट शब्दों में लाखों आवाम के सामने कहा कि पेपर लीक जैसा गुनाह करने वाले माफिया असामाजिक तत्वों को पाताल में जाकर भी पकड़ना पड़ा, पकड़कर उनको जेल के सीखचों में पहुंचाऊंगा और उनको कठोर से कठोर कारावास हम देंगे, सजा हम दिलाएंगे। मैं समझता हूं इसके बाद कुछ बचता नहीं। एक नहीं 19 बार पेपर लीक होने के कारण
70 लाख युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई है। 70 लाख परिवार आर्थिक बोझ के नीचे डूबे हैं। 70 लाख परिवार कर्जदार बने हैं। युवा हताश और निराश है। और ये दुर्भाग्य है कि इन पेपर लीक प्रकरण में कांग्रेस, उसके अध्यक्ष, उसके मुख्यमंत्री और उनके करीबियों का हाथ सामने आ रहा है। जब राजस्थान की एसीबी, राजस्थान की एसओजी इन सब नकबजनों को गिरफ्तार करके सजा देने में नाकामयाब रही, तो ईडी ने साक्ष्यों के साथ राजस्थान में हस्तक्षेप किया। करोड़ों रुपए बरामद हुए, सोना बरामद हुआ, प्रॉपर्टियां अटैच की गई। और इस जांच की आंच जब मुख्यमंत्री उसके करीबियों तक जा रही है तो कांग्रेस के पेट में दर्द है। और कांग्रेस ने ईडी जैसी संस्था को भी कुत्ते शब्द से विभूषित करने का अपराध किया है। महाभ्रष्ट सरकार के नाते कांग्रेस जनता की अदालत में कटघरे में खड़ी है। जनता के सवालों का जवाब यदि कांग्रेस नहीं देके टालम टोल की नीति अपनाएगी, तो जनता अपना फैसला 25 नवंबर को सुना देगी और इस महाभ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी और सुशासन के लिए पुनः कमल खिलाई। दामोदर अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री।